नमस्ते दोस्तों। पटवारी परीक्षा को देखते हुए मैंने आपके लिए इससे पहले भी कुछ प्रश्न तैयार किए थे सामान्य प्रबंध से संबंधित। और अभी जो है उपभोक्ता संरक्षण बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इसमें भी आपको मैं 300 प्लस प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न तैयार किए आपके लिए मैंने, तो वो पूरे सामान्य प्रबंध से संबंधित है। उसमें आपके सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केविट एम्पीटर का संबंध है। तो केविट एम्पीटर का संबंध है क्रेता स्वयं चौकन्ना रहे, क्रेता सावधान रहे, इससे है। अगला प्रश्न है, केविट वेंडिटर का संबंध है। तो केविट वेंडिटर का संबंध है विक्रेता को सावधान रहना है। वेंडिट या फिर वेंडर यानी बेचना या विक्रेता। अगला प्रश्न आपका, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में। तो स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता जो है बादशाह होता है, ग्राहक ही राजा होता है, ग्राहक बादशाह होता है। कस्टमर स्कीम का नारा उस टाइम दिया गया था, तो ये आपका यह सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता कौन नहीं है। तो उपभोक्ता ऐसा व्यक्ति नहीं होता, उपभोक्ता ऐसा व्यक्ति होता है जो अंतिम रूप से किसी वस्तु का उपयोग या उपभोग कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है उसको। तो इसका जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यापार के लिए सेवा माल भाड़े पर लेता है या पुनः विक्रय के उद्देश्य से माल क्रय करता है। तो पुनः विक्रय के उद्देश्य से माल क्रय करता है तो वो उपभोक्ता कतई नहीं कहलाएगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण के पहलुओं में शामिल है। तो उपभोक्ता संरक्षण में क्या चीज शामिल करेगी थी। तो उपभोक्ता के लिए भौतिक संरक्षण दिया गया था, आर्थिक हितों का संरक्षण दिया गया था, जनहित संरक्षण। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा यह सभी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो आपका लागू हुआ वो 1986 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन जो आपका है 2019 के अंदर हुआ। यही एक तरह से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हो गया है। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो यह प्रश्न आपको दो तरह से देखने को मिलेगा। एक तो यह कि विश्व उपभोक्ता दिवस, अगला विश्व उपभोक्ता जागरूकता दिवस। तो इसमें आपको दोनों में 15 मार्च लगा देना है। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता जागरूकता दिवस क्यों मनाया जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं। उस दिन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने संसद में उपभोक्ता के संबंध में कुछ भाषण दिए थे, तो उस दिन को याद रखने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू हुआ था। तो ये आपका मैंने सीधा सीधा लिख दिया इसमें 1872। अगला प्रश्न, वस्तु विक्रय अधिनियम लागू हुआ था। तो ये आपका 1930 के अंदर लागू हुआ था। अगला प्रश्न, कृषि उत्पाद अधिनियम का संबंध है। तो ये श्रेणी मानक निर्धारण से भी संबंधित है, चिन्हांकन से भी संबंधित है और पैकिंग से भी। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पाद अधिनियम बनाया गया। तो कृषि उत्पाद अधिनियम कब बनाया गया आपका। तो इसका है 1937, एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादों का संबंध है। तो कृषि उत्पादों का संबंध किससे, कृषि को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। तो एक मार्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हॉलमार्क का संबंध है। तो हॉलमार्क का संबंध आभूषणों से या सोने चांदी के आभूषणों से, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, इको मार्क का संबंध है। तो इको मार्क का संबंध होता है सभी प्रकार के पर्यावरणीय मित्र उत्पादों पर, ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते या कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे उत्पादों के लिए इको मार्क जारी किया जाता है। और ये सब जारी करता है BIS, है ना। तो अब अगला आ गया BIS का पूर्ण रूप है। तो इसका आपको बताता हूँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ISI का पूर्ण रूप है। तो इंडस्ट्री, आप देख बोलते हो ना कि ISI है कि नहीं, ये मोटर ISI है या ये पाइप ISI है, टेबल जो भी चीज है कोई, तो ये आपका लागू होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, इसका पूर्ण रूप है। फिर आपको देखने को मिलेगा FPO। तो ये सामान्य, इसका ही हिस्सा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का। आपको इसके अगर नेट पर सर्च करोगे तो अलग अलग मिल जाएंगे। तो इसलिए FPO का आपको ध्यान रखना है, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। अगला जो प्रश्न है, खाद्य मिलावट अवरोध अधिनियम। तो ये कब लागू हुआ आपका, 1954 के अंदर लागू हुआ। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो आपका लागू हुआ वो आपका 1955 में हुआ, थोड़ा सा ये याद रखना है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS, इसका फुल फॉर्म यही है ना। तो ये आपका कब लागू हुआ, ये आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जब लागू हुआ था 1986 के अंदर, ये लागू हुआ आपका। अगला प्रश्न जो आपका है, ट्रेडमार्क अधिनियम। तो 1999 में सीधा याद रख लेना आपको, व्यापारिक चिन्हों का अधिनियम। प्रतियोगिता अधिनियम। तो प्रतियोगिता अधिनियम आपका 2002, सीधा याद रख लेना है। मैंने इसमें ऑप्शन इसलिए दिए, कंफ्यूजन नहीं बना आपका, इसलिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ये याद रखना आपको, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वो जो 15 मार्च लिखा है आपका वो विश्व उपभोक्ता दिवस है, इसलिए थोड़ा इसमें याद रखना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आए तो 24 दिसंबर। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण लागू होता है या फिर इसके दावों की सुनवाई होती है। तो कहाँ कहाँ इसके दावों की सुनवाई होती है। तो ये आपकी जिला फोरम पे होती है, बिल्कुल होती है। राजकीय आयोग पे होती है, बिल्कुल होती है। राष्ट्रीय आयोग में होती है, बिल्कुल होती है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका यह सभी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता के अधिकार है। तो उपभोक्ता के 6 अधिकार है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो अब नीचे वाला बताना आपको, अगले प्रश्न में उपभोक्ता के अधिकार हैं, क्या क्या अधिकार है। सूचना का अधिकार बिल्कुल है, उपभोक्ता की शिक्षा का अधिकार बिल्कुल है, चयन का अधिकार बिल्कुल है, सूचना का अधिकार बिल्कुल है। तो यह सभी इसका उत्तर हो जाएगा आपके लिए। अगला प्रश्न, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताई है पिछले पेज पे। तो इसमें 15 मार्च आपको बिना देखे लगा देना है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता फोरम या मंच पर कितने स्तरीय व्यवस्था लागू है। तो भारत में अपने त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। अगला प्रश्न है, ग्राहक होता है। तो ग्राहक व्यवसाय की आत्मा होता है। ग्राहक व्यवसाय की आत्मा होता है, व्यवसाय के लिए महत्व नहीं होता है ना। तो ग्राहक व्यवसाय की आत्मा होता है। बाकी तीनों ऑप्शन आपको पता ही चल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, ग्राहक के बिना व्यापार चलता ही नहीं है। अगला प्रश्न है, लोक अदालत
उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र, तो ये आपके लिए सस्ता है, इस पे बहुत छोटी सी कोई रसीद या फिर इस टाइप से कटती है, वो आपकी शिकायत का निवारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाता है, तो राष्ट्रीय आयोग का गठन याद रखना है केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयोग में होते हैं, तो आपको मैं बता दूं, जिला फोरम, राष्ट्रीय या राज्य फोरम पर महिलाओं का शामिल होना जरूरी है, कम से कम एक, तो आपको बिना देखे ऑप्शन लगा देना है। तो राष्ट्रीय आयोग में होता है एक अध्यक्ष तथा कम से कम 4 अन्य सदस्य, महिला शामिल नहीं। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन जो आपका है, एक अध्यक्ष तथा कम से कम 4 अन्य सदस्य, तो महिला सहित तो बिल्कुल ये लगा देना है। और याद रखना है कि इनके जो अध्यक्ष रहेंगे वो जिले कोर्ट का जज या फिर रिटायर रहे चुका जज वो हो सकता है। राष्ट्रीय आयोग में हाई कोर्ट का जज रह सकता है, और राष्ट्रीय आयोग में उच्च न्यायालय का जज रह सकता है। अगला प्रश्न है, जिला फोरम के सदस्य होंगे, तो जिला फोरम के सदस्य आपके होंगे एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्य, एक महिला सहित, तो बिल्कुल ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। फिर अगला है, जिला फोरम अध्यक्ष जिला जज रह चुका व्यक्ति या फिर जो है अभी वो हो सकता है। राज्य आयोग अध्यक्ष उच्च न्यायालय का जज रहेगा आपका। राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहेगा। फिर इसमें दावों की सीमा पहले कुछ कम थी, तो अब 2019 का जो अधिनियम आया उसके तहत इसमें बढ़ा दी गई है। तो जिला फोरम पे ये 20 लाख जो लिखा है, थोड़ा इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ तक है। अगला प्रश्न, अगला ये इसके बाद है, राज्य फोरम पर दावा की सीमा 1 करोड़ से अधिक किंतु 10 करोड़ से कम। अगला है, राष्ट्रीय फोरम पर दावा सीमा, तो ये 10 करोड़ से अधिक कितनी भी हो सकती है। इसके बाद ये लिखा है, दावों की सीमा में परिवर्तन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किया गया। अगला प्रश्न आपका, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कुल धाराएं हैं, तो ये है आपकी 1 से 31 तक धाराएं हैं। विपणन है, तो विपणन आपका जो है ग्राहक उन्मुखी है। विपणन मिश्रण एक समूह है, तो इसका है विपणन साधनों का। अगला प्रश्न है, किसी विशेष विपणनकर्ता द्वारा बाजार में प्रस्तुत किए जाने वाले उत्पादों की कुल संख्या होती है, तो ये उत्पाद मिश्रण होता है इसका। अगला प्रश्न है, एकल वितरण प्रणाली, तो इसमें आपको याद रखना है 3 तरह की प्रणालियां हैं, 4 तरह की, प्रत्यक्ष, एकल, द्वि और त्रिस्तरीय। तो इसमें एकल वितरण प्रणाली में उपभोक्ता और निर्माता के बीच में एक व्यक्ति रहेगा, तो वो कौन रहेगा, वो फुटकर विक्रेता रहेगा। फिर मूल्य निर्धारण घटक, किसी भी चीज की कीमत किससे निर्धारित होती है, तो उत्पाद लागत से होती है, बिल्कुल होती है। प्रतियोगिता से भी होती है, आपस में अगर 2 फर्मों के कंपटीशन है तो वो अपने कीमत निर्धारण उसी हिसाब से रखेंगे। परिवहन बिल्कुल रहेगा, तो ये इसमें उत्तर हो जाएगा आपका यह सभी। अगला प्रश्न है, प्रवर्तन मिश्रण में शामिल है विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय संवर्धन, प्रचार या सभी, तो ये सभी शामिल है इसमें। अगला प्रश्न है, विपणन का प्रत्यक्ष मार्ग संबंधित है, मैंने बताया था 4 मार्ग होंगे। एकल वितरण में फुटकर विक्रेता बीच में रहेगा, और प्रत्यक्ष मार्ग में निर्माता और उपभोक्ता के बीच में कोई भी नहीं रहेगा, तो इसका सीधा संबंध उपभोक्ता से रहेगा। अगला प्रश्न है, विपणन एकल मार्ग संबंधित है, तो इसमें पिछला प्रश्न आ गया है, फुटकर व्यापारी रहेगा, निर्माता से फुटकर व्यापारी और उससे उपभोक्ता। फिर विपणन का त्रिस्तरीय मार्ग, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट आप देख लेना इसमें, क्योंकि इससे प्रश्न बन सकता है। विपणन त्रिस्तरीय मार्ग में निर्माता रहेगा, एजेंट रहेगा, थोक व्यापारी और ग्राहक रहेगा आपका इसमें। अगला प्रश्न है, प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम, तो प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम कब पारित किया गया, ये आपका 1956 में किया गया। अगला प्रश्न है, वित्तीय बाजार में लेन देन होते हैं, तो वित्तीय बाजार में किसके लेन देन होते हैं, समता अंश के होते हैं, ऋण पत्र के होते हैं, व्यापारिक प्रमाण पत्र के होते हैं, ये सभी के, तो सभी के होते हैं, सभी के होते हैं वहां लेन देन। अगला प्रश्न है, वित्तीय बाजार को वर्गीकृत किया गया है, तो वित्तीय बाजार को द्रव्य बाजार, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार या सभी, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये सभी। तो द्रव्य बाजार और मुद्रा बाजार एक ही बात है ना, इनमें ऑप्शन अलग अलग दे दिया इन्होंने। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा या द्रव्य बाजार का नियमन या नियंत्रण कौन करता है, तो इसका करता है आपका आरबीआई, ये याद रखिएगा, मुद्रा से आरबीआई याद रखना है अपने को। तो भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण और नियमन आरबीआई करता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक बाजार में होता है, तो प्राथमिक बाजार का अर्थ ये होता है कि जहां पहली बार प्रतिभूतियां जारी की जाती है, तो वहां केवल क्रय होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय बिल्कुल नहीं होता है, खाली क्रय होता है। नवीन प्रतिभूतियों का निर्गमन बिल्कुल होता है, जो पहली बार प्रतिभूतियां जारी की जाती है, मैंने बताई दी आपको, तो बिल्कुल किया जाता है। और प्रतिभूतियों का केवल क्रय, तो बिल्कुल बी और सी इसका ऑप्शन एकदम से हो जाएगा। प्रतिभूतियों में शामिल है, तो प्रतिभूतियों में आपके अंश भी शामिल है, समता अंश भी शामिल है, पूर्वाधिकार अंश भी शामिल है, ऋण पत्र, बॉन्ड और रुपये और स्कंद, तो यह सभी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रतिभूतियों का कीमत निर्धारण किया जाता है, तो प्रतिभूतियों का कीमत निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, पूंजी बाजार, कोई नहीं। तो पिछला ऑप्शन क्या था अपना कि प्राथमिक बाजार में होता है, तो इसकी नवीन प्रतिभूतियों का निर्गमन होता है, मतलब वहीं से मूल्य तय हो जाता है, तो ये प्राथमिक बाजार इसका सही उत्तर हो जाएगा एकदम। अगला प्रश्न है, द्वितीय बाजार का संबंध है, तो द्वितीय बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय दोनों होता है और लेन देन भी होता है, तो इसमें आपका ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा। तो भारत में कुल कितनी स्कंद विपणियां, स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत है अभी, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 24। फिर एनएसडीएल का पूरा रूप, तो एनएसडीएल का पूरा रूप आपको वैसे याद रख लेना है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। अगला प्रश्न आपका, सीडीएसएल का पूर्ण रूप, तो मैंने सीधा लिख दिया इसमें, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अगला है सेबी का पूर्ण रूप, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, तो आपको सेबी से एस से सिक्योरिटी याद रखना है बस, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना, बाकी का पूरा सेम ऑप्शन आएगा। तो एस से सिक्योरिटी यानी प्रतिभूति यानी कि अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड, रुपये, स्कंद, ये सारी चीजें आ जाएगी।
तो सेबी का फुल फॉर्म जो आपका हो जाएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये याद रखना है, सिक्योरिटी याद रखना है। अगला है सेबी की स्थापना हुई थी, तो आपकी सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। अगला है एनएससी का पूर्ण रूप, एनएससीआई का, तो इसका होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है ओटीसीआई का पूर्ण रूप है, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है एनएससीआई की स्थापना हुई थी, तो ये आपकी हुई थी 1992 में। ओटीसीआई की स्थापना हुई थी, तो ये आपकी 1990 में हुई थी। अगला प्रश्न है सेबी की स्थापना, तो सेबी की स्थापना इससे पहले प्रश्न आई गया शायद 1988, तो 1988 बिल्कुल आपको याद रखना है। इसमें कई बार अगर आपको 1988 ऑप्शन नहीं मिले या फिर ऐसा लिखा रहे कि सेबी को संवैधानिक दर्जा कब मिला था या फिर इस टाइप से होगी उसकी, तो उसमें 1992 भी सही रहेगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, स्थापना से 88 याद रखना है। सेबी का मुख्यालय तो मुंबई में है बिल्कुल। सेबी कार्य करता है, तो सेबी प्रतिभूतियों के नियमन का कार्य करता है, बिल्कुल करता है। विकास संबंधी कार्य भी करता है, प्रतिभूति धारकों के सुरक्षात्मक कार्य भी करता है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका सेंसेक्स शुरू किया गया, तो ये आपका तो प्रश्न था सेंसेक्स की शुरुआत कब की गई, तो ये आपकी जो की गई है वो 1986 में। अगला प्रश्न है बीएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, याद रखना है। ओड लॉट व्यापार शब्दावली है, तो ये इसका 100 के गुणक में व्यापार करना। स्कंद विपणि कहलाता है, तो स्कंद विपणि का अर्थ होता है कि जहां पर प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय दोनों होता है, तो ये आपका द्वितीयक बाजार कहलाता है। अगला प्रश्न है दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन कोषों के लेन देन होते हैं, तो दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन कोषों के लेन देन जो आपके होते हैं वो पूंजी बाजार में होते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिभूतियों का केवल क्रय होता है, ये पिछला प्रश्न पहले आ ही गया एक बार, तो प्राथमिक बाजार इसका बिना देखे आपको लगा देना है, बिल्कुल याद रखना है। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों की कीमत निर्धारण होती है, तो प्राथमिक बाजार में जो होती है आपकी कंपनी प्रबंध द्वारा होती है। फिर उसके बाद वो आपके अंश या प्रतिभूतियां बिके या नहीं बिके वो बात की बात है, पर वो पहले तय करके दे देते हैं कि हमें इतना इसका मूल्य रखना है। अगला प्रश्न है भारत में पहली और सबसे बड़ी डिपोजिटरी वर्तमान में कार्यरत है, तो ये आपका आरबीआई है। भारत में स्कंद विपणि के परिचालन का नियंत्रण और निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो स्कंद विपणि सेबी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है स्कंद विपणि एक संगठित बाजार है, तो बिल्कुल संगठित बाजार है। अगला प्रश्न आपका निम्न में से प्रबंध का पहला कार्य है, तो प्रबंध का पहला कार्य नियोजन है, आपको बिल्कुल सबको पता है, ठीक है। सामान्य प्रबंध से आप सब रूबरू हो चुके हैं, भली बात किस तरह का है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है, तो निम्न में से सामाजिक पर्यावरण समाज की शुरुआत कहां से होती है, परिवार से होती है, तो परिवार हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नियोजन का मुख्य उद्देश्य याद रखना है, उद्देश्य ये चारों ही है, पर इनमें से मुख्य उद्देश्य पूर्वानुमान लगाना। अगला प्रश्न आपका निम्न में से किसका योजना से संबंध नहीं है, तो बजट के लिए योजना बनानी पड़ती है, कोई कार्यक्रम हो तो उसके लिए योजना बनानी पड़ती है, कार्यविधि के लिए बनानी पड़ती है, अभिप्रेरणा मोटिवेट करने के लिए कोई योजना नहीं बनानी पड़ती है ना। जैसे ही काम अच्छा लगा हमने शाबाशी दे दी, जैसे ही काम अच्छा लगा हमने ये लो 10 रुपए दान, गुप्त दान, 100 रुपए दान, है ना, ऐसे करते हैं ना। या कोई ढोल अच्छा हो जाता है तो उसको डायरेक्ट सीधा बिना प्लानिंग के अपन 10 रुपए अवार्ड देते हैं, तो ये। अगला प्रश्न है चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में, इसका याद रखना है 1 वर्ष के अंदर परिवर्तित होती है। अब इसमें आपको 1 वर्ष के अलावा भी 12 माह मिलेगा, एक लेखा अवधि, एक वित्तीय वर्ष, तो ये याद रखना है आपको 1 वर्ष के अंदर परिवर्तित कर दी जाती है। अल्प अवधि मिले तो वो भी करना है आपको, क्योंकि अल्प अवधि 0 से 1 वर्ष होती है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है आपका। अगला प्रश्न विपणन है, तो ये पहला प्रश्न आ चुका है, ग्राहक उन्मुखी है। निम्नलिखित में से प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, तो प्रबंध का उद्देश्य लाभार्जन बिल्कुल है, संगठन का विकास करना बिल्कुल है, नौकरी देना नहीं है, है ना, और नीतियां बनाना बिल्कुल है। तो प्रबंध के स्तर, अगला प्रश्न है प्रबंध के स्तर, तो प्रबंध के 3 स्तर है, इसका जो आपका है पहले वाले का नौकरी देना नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण कार्यस्थल पर दिया जाता है, अब ये याद रखिए कार्यस्थल पर जहां काम कर रहे हैं वहीं प्रशिक्षण देना। तो कक्षा कक्ष व्याख्यान का अर्थ होता है अलग से क्लास तैयार करना और उसके अंदर जितने भी ट्रेनी है जिनको प्रशिक्षण दिया जाना है उनको इकट्ठा करके व्याख्यान के रूप में दिया जाता है, तो ये तो बिल्कुल कार्यस्थल पर नहीं दिया जा रहा है। समस्यात्मक अध्ययन, तो ये भी नहीं दिया जाता है। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण के लिए अगर कहीं ऑप्शन आए तो आपको उसमें लगाना है कि कार्यस्थल जैसा वातावरण तैयार किया जाता है, कार्यस्थल जैसा वातावरण तैयार किया जाता है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है आपका कार्य बदली प्रशिक्षण, तो ये कार्यस्थल पर दिया जाता है। कार्य बदली प्रशिक्षण का अर्थ है कि मान लो आप अकाउंट के टीचर हो, किसी दूसरे स्कूल में अकाउंट के टीचर हो, तो उनको दोनों को एक्सचेंज करके टर्न करना, ऐसा, या ये किसी कंपनी की संस्था में कहीं भी हो सकता है। अगला प्रश्न स्थायी संपत्तियों में शामिल नहीं है, तो स्थायी संपत्तियां मशीन बिल्कुल है, भवन बिल्कुल है, फर्नीचर है, स्टॉक नहीं है। स्टॉक क्या है आपकी चल संपत्ति है, यह चालू संपत्ति है। अगला प्रश्न है विपणन व्यय का भार किस पर पड़ता है, तो विपणन व्यय का जो भार है वो अंतिम रूप से उपभोक्ता के ऊपर पड़ता है, बेचारे उसी को दबना है उस भार के नीचे। अगला प्रश्न है जितने भी विज्ञापन है, सारी चीजें, विज्ञापन, परिवहन, सब चीजें उस वस्तु की कीमत में एक इकाई में जुड़ जाती है, तो उसका भार जो है आपको उपभोक्ता के ऊपर पड़ना है फाइनली। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक प्रबंध मालिकों के, तो वैज्ञानिक प्रबंध जो है मालिकों के हित में भी है और पक्ष में भी है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक प्रबंध में कितने प्रतिशत विश्लेषण है, यानी कितना एनालिसिस करके उसको सही किया गया, तो इसमें 75% आपको बिना देखे लगा देना है। अगला प्रश्न है नियंत्रण प्रबंध का कौन सा पहलू है, तो जो कंट्रोलिंग होती है प्रबंध का प्रैक्टिकल होता है, तो ये व्यावहारिक पहलू है। अगला प्रश्न है ऋण आधारित कोर्स कौन सा है, तो ऋण आधारित कोर्स जो है आपका संचित आय होता है क्या, नहीं होता है, पेटेंट होता है क्या, नहीं होता है, लेबलिंग बिल्कुल नहीं, पैकिंग बिल्कुल नहीं, तो ऋण पत्र,
तो इसका आपका हो जाएगा ऋण पत्र। अगला प्रश्न है, विक्रय संवर्धन की विधि में क्या शामिल नहीं होता है? कूपन। विक्रय संवर्धन का अर्थ होता है सेल्स प्रमोटिंग, यानी कि अधिक से अधिक माल को बेचना। तो उसमें कूपन के आधार पर आप खुद देखते हैं फोन पे कहीं भी ऐसे या फ्लिपकार्ट कहीं भी अगर कोई भी चीज क्रय करते हैं तो उसमें आपको स्क्रैच कूपन दिए जाते हैं, तो वो भी एक तरीके से बेचने का तरीका होता है। तो विक्रय संवर्धन में कूपन शामिल होता है। कम मूल्य, कीमत का कम मूल्य शामिल कर दिया जाता है। अगला है विज्ञापन। तो विज्ञापन नहीं रहता है शामिल इसमें। विज्ञापन बेचने विक्रय संवर्धन की तकनीक जरूर है पर विधि में शामिल इसको नहीं किया जाता है। और प्रदर्शनी भी है। तो इसका जो जाएगा आपका विज्ञापन बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अगला है अनौपचारिक संगठन में क्या कमी है? अनौपचारिक संगठन में इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है आपको। अनौपचारिक, औपचारिक, है ना, इसमें आप कमी पूछा है अनौपचारिक की। तो उद्देश्यों की प्राप्ति में सुविधा होती है, सुव्यवस्थित होता है, मानवीय पहलू होता है, स्थायित्व होता है। तो इसमें स्थायित्व नहीं रहता है, ये याद रखना आपका, है ना। अनौपचारिक संगठन में स्थायित्व बिल्कुल नहीं रहता है। अगला प्रश्न आपका, प्रशिक्षण में बल दिया जाता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग में किस चीज पर बल दिया जाता है? सिद्धांतिक ज्ञान से। क्या सिद्धांतिक ज्ञान तो हम क्लास में हासिल कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिकल ज्ञान पे बल दिया जाता है। तो इसमें आपको लिखना है व्यावहारिक ज्ञान, उसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, नियंत्रण प्रबंध का कार्य है। तो नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है। ऋण आधारित कोष कौन सा है? तो ऋण आधारित कोष मैंने आपको पहले बता दिया है, ऋण पत्र है। अगला प्रश्न है, उत्पाद से संबंधित विशिष्ट सूचना प्राप्त होती है। तो जो भी उत्पाद होते हैं, आप फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, मोबाइल कुछ भी लाते हो उसके ऊपर एक लेबल लगा रहता है। तो लेबल के ऊपर सारी जानकारी होती है, ये इतने पैसे का है, इस दिन बनाया गया, इसमें ये चीजें लगी, ये चीज नहीं लगी। तो इसमें आपको लेबलिंग बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रबंध वही है जो प्रबंध का कार्य करे। ये शब्द किसने कहा था? तो ये शब्द कहे थे अपने किम्बाल महोदय ने। किसने? किम्बाल और किम्बाल महोदय ने। अगला प्रश्न है, समय अध्ययन का संबंध है। तो समय अध्ययन का संबंध जो है प्रमापीकरण से आपका। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है। तो दीर्घकालीन कोष में समतांश बिल्कुल सम्मिलित है। लाभांश, लाभांश का अर्थ होता है अंशों के ऊपर दिया गया प्रतिफल। तो ये हर महीने, हर 6 माह में या फिर हर वर्ष दिया जा सकता है। तो इसमें ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है? तो निर्देशन का तत्व अभिप्रेरणा बिल्कुल है, संप्रेषण बिल्कुल है, हस्तांतरण ये नहीं है आपका, है ना, और पर्यवेक्षण ये भी है। अगला प्रश्न आपका, कर्मचारी का चयन किया जाता है। तो कर्मचारी के चयन में किया जाता है। थोड़ा प्रश्न लिखने में थोड़ी समस्या आ गई। तो कर्मचारी के चयन में किया जाता है। तो कर्मचारी के चयन में किया जाता है। तो इसमें आपका व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकार अंतरण नहीं किया जा सकता है। दैनिक कार्य का बिल्कुल किया जा सकता है, सामान्य कार्य का बिल्कुल किया जा सकता है, सरल कार्य का किया जा सकता है, गोपनीय कार्य का यानी कि जो सीक्रेट वर्क होते हैं उनका नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विपणन का कार्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपको इसमें बताना है। तो विपणन का कार्य जो है, मार्केटिंग का काम कौन सा नहीं है? विज्ञापन है, परिवहन बिल्कुल है, संग्रहण बिल्कुल है। तो अभिप्रेरणा नहीं है इसका कार्य। अधिकार अंतरण होता है। तो अधिकार अंतरण केवल अधिकारों का होता है, ये याद रखना है। उच्च और निम्न प्रबंधक को कड़ी के रूप में, तो उच्च और निम्न को कड़ी के रूप में मध्य स्तर प्रबंध जोड़ता है। अगला प्रश्न आपका, प्रबंध है। तो ये जो शुरुआत होती है आपकी, प्रबंध है, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। अगला प्रश्न है, नीतियों तथा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है प्रशासन द्वारा। अगला प्रश्न है, एक सेकंड, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है, सही वो है प्रशासन द्वारा। अगला प्रश्न है, अर्जित आय के प्रबंध का संबंध है। तो इसका वित्तीय प्रबंध से, वित्त यानी पैसा, अर्जित आय यानी पैसा, तो वित्तीय प्रबंध से संबंध है इसका है। अगला प्रश्न है, जनता से उचित कीमत वसूल करना प्रबंध का कौन सा उत्तरदायित्व है? तो ये आपका सामाजिक उद्देश्य है, सामाजिक उत्तरदायित्व है। अगला प्रश्न है, प्रबंध के स्तर होते हैं, प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, निम्न स्तर, मध्य स्तर। अगला प्रश्न है, प्रबंध का प्रथम कार्य, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है किसी चीज के लिए, तो नियोजन है। प्रबंध है सामूहिक क्रिया, एकल क्रिया, आर्थिक क्रिया, सामाजिक क्रिया। तो इसकी है सामूहिक क्रिया है, ठीक है, सभी मिलकर काम करेंगे तो संगठन सफल होगा। अगला प्रश्न है, प्रमुख रूप से प्रबंध है अधिशासी। तो अधिशासी बिल्कुल है। अगला प्रश्न है, समन्वय की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो समन्वय की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो आपकी संगठन से होती है। अगला प्रश्न है, प्रबंध एक जन्मजात या अर्जित प्रतिभा। तो बिल्कुल है, जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित प्रतिभा भी हो सकती है। और प्रबंध की विशेषता होती है, ये सतत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न आपका, इनमें से नियोजन का कार्य है, नियोजन से संबंधित नहीं है, ठीक है, इनमें से नियोजन का कार्य है या फिर नियोजन से संबंधित नहीं है। थोड़ा सा लिखने में कुछ समस्या हुई। इनमें से नियोजन का कार्य है, तो पूर्वानुमान लगाना है, बजट है, कार्यविधि है, ये सभी है। अगला प्रश्न है, इनमें से नियोजन के तत्व है। तो कार्यक्रम बिल्कुल है, व्यू रचना बिल्कुल है, कार्यविधि बिल्कुल है। तो ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा। उच्च स्तर के अधिकारी हैं, संचालक मंडल होते हैं, मुख्य प्रबंधक बिल्कुल होते हैं। तो ए और बी दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। पर्यवेक्षक जो होता है वो निम्न स्तर पर होता है, सुपरविजन यानी कि। अगला प्रश्न, निम्न एवं उच्च स्तर को कड़ी के रूप में जोड़ता है, तो वो उसको मध्य स्तर जोड़ता है। अगला प्रश्न, प्रबंध के कार्य है। तो नियोजन, संगठन, नियंत्रण, ये तीनों, तो ये तीनों ही है। अगला प्रश्न, प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना एवं नियोजन करना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय करना। यह कथन किसका है? तो आपको इसमें ऑप्शन इतना ही पढ़ना है, प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना है। जैसे ही आ जाए तो इसमें आपका है पीटर ड्रकर साहब का। अगला प्रश्न है, प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है।
तो प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया, ये परिभाषा किसने दी थी आपकी? तो ये दी थी आपकी जॉर्ज टेरी ने। याद रखना आपको, विशिष्ट प्रक्रिया आ जाए तो जॉर्ज टेरी, पूर्वानुमान लगाना आ जाए तो पीटर ड्रकर। प्रबंध एक प्रतिभा है, जन्मजात है, अर्जित है, दोनों है। वो पोस्ट कोर्ब का पूरा रूप, पोस्ट कोर्ब पूरे कार्य आगे प्रबंध के इसमें, तो इसमें पी से प्लानिंग होता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको आर में रहेगा, तो अभी आ रहा है देखो। पी से प्लानिंग रहेगा, ओ से ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, एस से स्टाफिंग रहेगा, डी से डायरेक्टिंग रहेगा, सी से कोऑर्डिनेट रहेगा, ओ से सीओ से कोऑर्डिनेशन रहेगा, और आर से रिपोर्टिंग रहेगा। आपको रिसर्च देखने को मिलेगा कई जगह इसमें, तो रिपोर्ट याद रखना है, बस एक ही शब्द याद रखना है, बाकी सब सारा आपसे बन जाएगा। और बी से बजट। और जो पोस्ट कोर्ब की जो अवधारणा थी, ये किसने दी थी? आपकी लूथर गुलिक महोदय ने दी थी। अगला प्रश्न आपका, एमबीओ का पूरा रूप है या पूर्ण रूप है? तो ये आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट, उद्देश्यों से प्रबंध। अगला प्रश्न, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट अवधारणा के प्रतिपादक थे, तो ये आपके थे एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब। अगला प्रश्न, एमबीई। तो इसमें जो है एमबीई यानी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंध, तो इसका है आपका एफ.डब्ल्यू. टेलर। फिर एमबीई का पूर्ण रूप मैंने अभी जस्ट बता दिया आपको, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवादों द्वारा प्रबंध। अगला प्रश्न है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है? उचित मूल्य नीति, बिल्कुल है। रोजगार प्रदान करना, बिल्कुल है। कारखाने से प्रदूषण नियंत्रण, तो इसका आपका जो हो जाएगा चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ये सभी आ जाएंगे। अगला प्रश्न, 5M की अवधारणा में शामिल है? तो 5M की अवधारणा में मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ही 5M कहाँ से बनेंगे, इसमें आपको ऑप्शन थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि किसी प्रकार का ऑप्शन बन जाएगा। तो 5M में पहला सबसे पहला मैन होता है शामिल, फिर मनी, मेथड, मशीन, मटेरियल, ठीक। तो ये 5 चीजें आपकी इसमें शामिल होती है। तो 5M की अवधारणा में कौन शामिल नहीं है? तो मेथड बिल्कुल शामिल है, विधि, मुद्रा यानी कि मनी बिल्कुल शामिल है, मशीन बिल्कुल शामिल है। चौथा जो ऑप्शन आपका 2 और 3, तो 2 और 3 ये पांचों ऑप्शन, ये सभी, तो ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन मैंने मन से बनाया, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो मुझे बता सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, तो प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक तो है, लोचपूर्ण वो भी है, संपूर्ण नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार की जाती है? तो ये प्रबंधकों के अनुभव से इनकी रचना हुई है। हेनरी फ्यूएल थे, तो हेनरी फ्यूएल खनन इंजीनियर थे। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान, संबंधित श्रमिकों के प्रचालन के लिए मशीन, माल, उपकरण आदि को तैयार करता है, तो ये आपका करता है टोनी नायक साहब। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो कार्य विभाजन, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देना, तो इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? तो विज्ञान न कि व्यवहारहीन, तो ये है कार्यात्मक प्रबंधनशिप, ये एक टेक्निक है, विधि है, तो इसमें ये नहीं होगा आपका। प्रबंध के सिद्धांत है, पूर्ण नहीं है, बुनियादी सत्य बिल्कुल नहीं है, सही हो सकते हैं ना, कठोर भी नहीं है, लोचपूर्ण है, जब चाहो जैसे चाहो उन्हें तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रबंध के सिद्धांत अंग है नीतियों के, तकनीकों के, नियमों के या प्रबंधकों के विचारों के? तो ये प्रश्न पहले आ गया है, प्रबंधकों के विचारों के। प्रबंध के सिद्धांत है गतिशील, डायनामिक है। अगला जो प्रश्न आपका, वैज्ञानिक प्रबंध है, तो विज्ञान क्या है? तर्कसंगत है, तो वैज्ञानिक प्रबंध भी तर्कसंगत दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? तो कर्मचारी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है? तो पहचान करना, निष्पादन में सुधार, हो रहे परिवर्तन का सामना, ये सभी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? तो सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण पहले आ चुका है, परिवार का गठन, जनसंख्या बढ़ना, घटना, ये सब सामाजिक पर्यावरण के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, उदारीकरण का अर्थ है? उदारीकरण का अर्थ होता है लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारता रखना। तो सरकार द्वारा उदारता रखी जाती है किसमें? नए उद्योग खोलने में, है ना, तो कागजी कार्य को कम किया जाता है। तो इसमें देख लीजिए, उदारीकरण का अर्थ है सरकारी बाध्यताओं संशोधन में कमी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय या उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता है? तो ग्राहक की बढ़ती मांग बिल्कुल करती है, उद्योगों पर प्रभाव, प्रतियोगिता में वृद्धि ये भी करती है, तो कृषि में परिवर्तन नहीं करता है। अगला प्रश्न, व्यावसायिक परिवेश में शामिल है? तो आर्थिक शक्तियां, सामाजिक शक्तियां, तकनीकी शक्तियां, यह सभी, तो इसमें यह सभी हो जाएगा, ये सभी शामिल है। और राजनीतिक शक्तियां भी शामिल है, इसमें बहुत सारी व्यावसायिक परिवेश में बहुत सारी चीजें शामिल है आपके, भौतिक परिवेश, भौतिक शक्तियां, तो थोड़ा सा ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आकार एवं वितरण को माना जाता है? मैंने परिवार के गठन के समय बता दिया उस समय कि सामाजिक परिवेश का अंग है ये। अगला प्रश्न आपका, भौगोलिक स्थिति का संबंध है? तो भौगोलिक स्थिति का संबंध है आपका भौतिक परिवेश से। किससे है? भौतिक परिवेश से, फिजिकल एनवायरनमेंट। अगला प्रश्न है, भारत से खाद्यान्न तथा कच्चे माल का निर्यात करना और तैयार माल का भारत में आयात करना मुख्य आर्थिक नीति थी। ये आर्थिक नीति कब थी आपकी? कि हम हमारे यहाँ से कच्चे माल को बाहर भेजते थे, फिर उसको पक्के माल में परिवर्तित करके वापस मंगाते थे, तो ये हमारे पास आजादी के पूर्व इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो हम उस समय ऐसा करते थे, यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व। अगला प्रश्न, नवीन आर्थिक नीति। नवीन आर्थिक नीति जो आपकी अपनाई गई थी वो 1991 में अपनाई गई थी। मनमोहन सिंह जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उस समय वो वित्त मंत्री थे भारत के।
फाइनेंस मिनिस्टर। अगला प्रश्न है नवीन आर्थिक नीति में अपनाया गया, तो नवीन आर्थिक नीति में अपनाया गया एलपीजी। एलपीजी यानी कि आपकी गैस नहीं है, एलपीजी का अर्थ होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की अवधारणा को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, ये आगे आ ही जाएगा आपके लिए भी। नवीन आर्थिक नीति में एल का अर्थ है, एल यानी लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। अगला प्रश्न, नई आर्थिक नीति में जी का अर्थ है, तो वो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण भी देखने को मिलेगा, तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं उसको। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण से आशय है विश्व एक गांव, तो विश्व को पूरे गांव की तरह जोड़ना, या फिर विश्व से देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ना, या दोनों, तो दोनों है। और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि किसी एक कंपनी, एक व्यवसाय को विश्व से जोड़ना, तो वो भी वैश्वीकरण के अंतर्गत ही आता है आपका। अगला प्रश्न, भारत में चौथी बार नोटों के चलन को बंद किया गया, ये कब किया गया? आपके 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह मोदी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न आपका, व्यावसायिक पर्यावरण को मुख्य रूप से विभाजित किया जाता है, तो व्यावसायिक पर्यावरण को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो आंतरिक परिवेश होता है और एक बाह्य परिवेश होता है। आंतरिक परिवेश में उसके सभी अंदर जो लोग काम करने वाले होते हैं, नियोक्ता, स्वामी, संचालक, प्रबंधक, कर्मचारी, श्रमिक, ये सब शामिल होते हैं। और बाह्य पर्यावरण में उसके आसपास के जितने भी वातावरण जिससे घिरा होता है, जैसे भौतिक परिवेश हो गया, सामाजिक परिवेश हो गया, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी, तो इन सब चीजों से घिरा होता है, तो वो सब होता है। यानी कि दो भागों में विभाजित किया गया, आंतरिक और बाह्य। भारत में कौन सी आर्थिक नीति या आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो ये मिश्रित है, बिल्कुल आपको याद ही है और सभी को इतना याद रहता ही है। अगला प्रश्न है, आर्थिक पर्यावरण किसके अंतर्गत आता है? तो आर्थिक पर्यावरण जो मैंने अभी जस्ट बता ही दिया आपको, बाह्य पर्यावरण और आंतरिक पर्यावरण दोनों है। तो जो आर्थिक परिवेश होता है वो बाह्य पर्यावरण होता है। आर्थिक परिवेश में शामिल होती है आपकी बैंक, फाइनेंस, ये जो कंपनियां होती है ये सारी शामिल होती है आर्थिक परिवेश में, जो मुद्रा की आपूर्ति करती है। अगला प्रश्न है, सरकार नियंत्रण में प्रतिबंधों में कमी करती है, तो ये आपके उदारीकरण में करती है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक पर्यावरण होता है परिवर्तनशील और जोखिमपूर्ण? बिल्कुल होता है। स्थितिक नहीं होता है, नियंत्रणीय नहीं होता है। नहीं, व्यावसायिक पर्यावरण के ऊपर हमारा कंट्रोल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, तो परिवर्तनशील और जोखिमपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये संसद, राज्य विधानसभा द्वारा, या दोनों? तो दोनों के द्वारा बनाए जाते हैं ना, स्थिति परिस्थिति, समय परिस्थिति या फिर क्षेत्र को देखते हुए। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक वातावरण होता है स्थायी नहीं होता है, चेंज होता रहता है, यानी कि गतिशील होता है ना, डायनामिक होता है। अगला प्रश्न है, उदारीकरण का अर्थ है, तो उदारीकरण का अर्थ, तीसरी बार ये प्रश्न आ गया तो आपको थोड़ा सा इसमें जोर देना, याद रखना है, सरकारी बाध्यताओं संशोधन में कमी। अगला प्रश्न आपका, व्यावसायिक परिवेश में सम्मिलित है, तो तकनीकी शक्तियां बिल्कुल सम्मिलित है, आर्थिक शक्तियां बिल्कुल सम्मिलित है, सामाजिक शक्तियां भी सम्मिलित है, यानी कि ये सभी इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न आपका, अब नियोजन वाला पूरा पोर्शन है, इसमें 300 प्लस प्रश्न आप चाहें तो देख लेंगे, पर ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अगला जो प्रश्न नियोजन के चैप्टर से आ गया ये कि नियोजन है, तो नियोजन क्या है? एक सतत या निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है, तो बिल्कुल है, निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलता रहती है, प्लानिंग हमेशा चलती रहती है। नियोजन प्रबंध का चरण है, प्रथम चरण है। उद्देश्य होने चाहिए, व्यावहारिक होने चाहिए, जो भी उद्देश्य हो प्रैक्टिकल होने चाहिए, है ना, जटिल होंगे तो उनकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी हमें। अगला प्रश्न है, व्यू रचना है, तो व्यू रचना होती है आपकी दीर्घकालीन। अगला प्रश्न है, बजट है, आदर्श योजना, संख्यात्मक योजना या सतत योजना? तो इसका होगा संख्यात्मक योजना, है ना, बजट जो बनता है संख्याओं में बनता है, अंकों में बनता है। अगला प्रश्न है, नियोजन भविष्य को पकड़ने का पिंजरा, यह कथन किसने कहा था? तो ये आपका कहा था माननीय एलन महोदय ने। अगला प्रश्न है, नियोजन के तत्व हैं, तो नियोजन के तत्व में लक्ष्य शामिल है, बिल्कुल है, नीतियां बिल्कुल शामिल है, नियम बिल्कुल शामिल है, और नियोजन के लगभग 8 तत्व हैं, है ना, ये 3 तो आपके सामने हो गए, कार्यविधि है, बजट है, कार्यक्रम हो गए। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन किस आधार पर होता है? तो ये विश्लेषण और मूल्यांकन पे सर्वोत्तम विकल्प का चयन होता है कि हमारे सामने 4 ऑप्शन, उनमें से हम किसका चुनाव करें, तो हम पहले विश्लेषण करते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं क्या रिजल्ट रहेगा, तो उसके आधार पे होता है ना। तो अगला प्रश्न है, नियोजन होता है अल्पकालीन होता है, मध्यकालीन होता है, दीर्घकालीन होता है? तो ये नियोजन सभी अवधि के लिए होता है। नियोजन होता है सतत, लगातार चलता है, भविष्यमुखी, भविष्य की ओर देखता है, भविष्य की ओर मुख्य है इसका, तो बिल्कुल है, भावी बिल्कुल है, उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न, नियोजन किस प्रकार की क्रिया है? तो ये शारीरिक क्रिया है क्या? नहीं, प्लानिंग बनाने में शरीर का नहीं, बुद्धि का प्रयोग होता है, तो ये बौद्धिक क्रिया है। नियोजन तथा नियंत्रण दोनों परस्पर निर्भर तथा संबंधित प्रक्रिया है। नियोजन प्रबंध का चरण है, प्रथम चरण है। नियोजन का उद्देश्य है पूर्वानुमान करना, बिल्कुल है, संसाधनों का अनुकूलतम वितरण या अनुकूलतम उपयोग, बिल्कुल है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देना, तो बिल्कुल है, यानी कि ये चारों इसके उद्देश्य हो जाएंगे और मुख्य उद्देश्य में पूर्वानुमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नियोजन प्रक्रिया का अंतिम बिंदु है, तो नियोजन की जो प्रोसेस होती है उसका अंतिम बिंदु होता है उसकी समीक्षा करना। अगला प्रश्न है, नीतियों तथा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, तो नीतियों तथा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है आपका प्रबंध द्वारा। अगला प्रश्न है, नियोजन के तत्व है, तो नियोजन के 8 तत्व मैंने बता दिया आपको, पिछले प्रश्न में 3 आ गए थे, तो इसमें एक बार देख लीजिए, लक्ष्य है, व्यू रचना है, उद्देश्य है, नीतियां है, कार्यविधि है, बजट, कार्यक्रम और नियम। अगला प्रश्न है, नियोजन की विशेषता है, तो नियोजन लक्ष्य प्रधान होता है, ये प्रधान लिख दिया है, एक्चुअली में ये आपका प्रधान है, लक्ष्य प्रधान है, तो लक्ष्य प्रदान होता है, सर्वव्यापी भी होता है, सतत है, बौद्धिक भी होता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका यह सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, नियोजन की
प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो नियोजन की जो प्रक्रिया होती है उसका अंतिम चरण तो हमने देख लिया पिछले प्रश्न 15 में, समीक्षा है। तो पहला कौन सा है? सबसे पहले लक्ष्य और उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, तो लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारण इसका प्रथम चरण है। अगला प्रश्न है, बजट योजना को कहते हैं, अंकात्मक योजना भी कहते हैं, संख्यात्मक भी कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये दोनों। अगला जो प्रश्न है आपका, योजना विभाग प्रबंधन का हृदय होता है, जिसका एकमात्र कार्य उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। यह कथन जो है किसका है? तो ये आपका श्री शील्ड महोदय का है। अगला प्रश्न है, नियोजन अन्य विकल्पों में वह सर्वोत्तम विकल्प है। तो अब जब भी ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाए कि सर्वोत्तम विकल्प, तो इसमें आपको बिना देखे लगा देना है फेल। अगला प्रश्न है नियोजन पहले से यह तय करना कि क्या करना है, किसे करना है और कैसे करना है। तो ये जो आपका दिया था कुंटज और ओडोनिल महोदय ने, इनके नाम अलग अलग भी आ सकते हैं, एक साथ भी आ सकते हैं। अगर सिंगल नाम आए कुंटज तो भी उस पर लगाना है, ओडोनिल आए तो भी उस पर लगाना है, दोनों साथ आए तो भी इसका उत्तर ही हो जाएगा। कई बार ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, नियोजन मुख्य रूप से कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने, कार्य करने के पूर्व उस पर विचार करने और अनुमान के बजाय तथ्यों के आधार पर कार्य करने, तथ्यों के आधार पर करने का एक प्रकार या मानसिक चिंतन। तो मानसिक चिंतन आ जाए नियोजन के संबंध में, तो बिना देखिए अपने को उदित महोदय लगा देना है। अगला प्रश्न है, नियोजन भविष्य उन्मुखी है जबकि नियंत्रण पीछे की ओर देखता है। अब इसमें एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कई बार कि पीछे किंतु आगे की ओर, तो वो अगर ऑप्शन है तो वो भी आपको लगाना है, वो ज्यादा सही रहेगा। इसमें जो ऑप्शन थे उसमें से पीछे की ओर देखता है। अगला प्रश्न आपका, संगठन व्यवसाय का मूर्त रूप है। मूर्त रूप यानी जिसकी मूर्ति बनाई जा सके, स्टेचू बनाई जा सके, देखा जा सके, छुआ जा सके। शरीर है, ढांचा बिल्कुल है, अमूर्त रूप नहीं है। ठीक है, तो आपका जो है उपयुक्त सभी भी नहीं होगा, ABC तीनों होगा इसका ऑप्शन जो है। अगला प्रश्न है, अमूर्त मतलब जिसकी मूर्ति भी बनाई जा सके, जिसको देखा ना जा सके, जिसको छुआ ना जा सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है? उत्तरदायिता है, अधिकार है, उत्तरदायित्व है, अनौपचारिक संगठन इसका नहीं है। तो इसका सही उत्तर अनौपचारिक संगठन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य करते हुए अंतर क्रिया से अचानक बना संबंध। जैसे हम किसी कंपनी, फैक्ट्री, व्यवसाय कहीं भी काम करने किसी संगठन में कोई मिलने वाला मिल जाए और तू है, यानी कि एकदम वो हमारा ऑफिशियल व्यक्ति नहीं है, तो जो होता है वो अनौपचारिक संगठन, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता है? कार्यात्मक संगठन करता है, प्रभागी संगठन करता है, औपचारिक संगठन करता है, अनौपचारिक संगठन नहीं करता है। अनौपचारिक संगठन टेढ़ा मेढ़ा संप्रेषण करता है, एक लंबा ढांचा होता है, तो प्रबंध की सिकड़ी हुई श्रृंखला। अगला प्रश्न है, केंद्रीकरण से तात्पर्य है, केंद्रीकरण जो है आपका अधिकार अंतरण का विकसित रूप है। केंद्रीकरण में क्या किया जाता है कि उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है काम को, और अधिकार भी दे दिए जाते हैं, पर मुख्य जो अधिकार होते हैं वो सुरक्षित रखे जाते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका नियंत्रण लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। अगला प्रश्न है, अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व भी साथ हो। तो उत्तरदायित्व किसके साथ हो? अधिकारों के साथ। अधिकार देते ही उत्तरदायित्व जन्म ले लेते हैं, या फिर उत्तरदायित्व देते ही अधिकारों का जन्म होना आवश्यक है, फिर अधिकार देना जरूरी है। अगर नहीं देंगे तो कार्य ठीक से पूर्ण नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया अंग है। तो कार्य के आधार पर आ जाए तो कार्यात्मक संगठन, संगठन का स्वरूप जो अफवाहों को जन्म देता है, अफवाहें अनौपचारिक संगठन में फैलती है, मौखिक होता है, बात इधर की उधर फैल गई। अगला प्रश्न है, भारारोपण का आशय है अधिकार सौंपना। अगला प्रश्न आपका, उत्पाद पंक्तियों के आधार पर क्रियाओं का समूहीकरण। उत्पाद के आधार पर होगा तो विभागीय या उत्पादी संगठन या प्रभागी संगठन, और कार्य के आधार पर होगा तो कार्यात्मक। अगला प्रश्न है, कार्य के आधार पर क्रियाओं का समूहीकरण होता है, जस्ट बताई दिया, उससे पहले प्रश्न आई है कार्यात्मक संगठन। अगला प्रश्न है, कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंध संगठन कहलाता है। तो ये जो शब्द है, ये जो लाइन है, कथन जो है आपका मिलवर्ड महोदय ने दिया था। अगला प्रश्न, स्वस्थ संगठन अपने कर्मचारियों के लिए व्यवस्था करता है। तो स्वस्थ संगठन अपने कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करता है, प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। अगला जो प्रश्न है, संगठन को किस प्रकार का होना चाहिए? तो संगठन स्थिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, लोचपूर्ण होना चाहिए? तो बिल्कुल होना चाहिए, उसमें समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। अगला प्रश्न है, स्वस्थ संगठन अपने कर्मचारियों के लिए करता है प्रशिक्षण की व्यवस्था। पिछला प्रश्न आई गया है, कुछ प्रश्न इसलिए रिपीट हो गया कि या तो वो लिखने में आ गए या फिर वो इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अंगों के मैत्रीपूर्ण संयोजन को संगठन कहते हैं। तो ये आपका कहा था आपके माननीय हेने महोदय ने। अगला जो प्रश्न है, संगठन प्रबंध की संरचना है क्योंकि वह अधिक सार्थक कार्य संपादन के लिए कुल उत्तरदायित्व को उचित भागों में विभक्त या अवतरित करता है। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वो ब्रेच महोदय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगठन प्रशासक द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक मशीन है। तो मशीन किसने कहा था? मशीन जैसा नाम किसका लग रहा है इसमें? डे लोडर का, तो इसी ने कहा था ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण का तत्व नहीं है? तो अनौपचारिक संगठन बिल्कुल इसका तत्व नहीं है। अगला प्रश्न, कार्य करते हुए अंतःक्रिया से अचानक बना संबंध अनौपचारिक संगठन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता है? तो ये आपका अनौपचारिक संगठन नहीं करता है। एक लंबा ढांचा होता है, प्रबंध की सिकड़ी हुई श्रृंखला, जो सिकड़ा हुआ होता है वो लंबा होता है। अगला प्रश्न, केंद्रीकरण से तात्पर्य उसका होता है निर्णय लेने के अधिकारों में को सुरक्षित रखना।
अगला प्रश्न है भारार्पण सदैव, तो भारार्पण, भार सदैव ऊपर से नीचे की ओर दिया जाता है ना, कोई भारी वस्तु ऊपर से फेंकेंगे तो वो नीचे की ओर आएगी, तो ऐसे याद रख लेना इसको। भारार्पण या अंतरण एक ही बात है, डेलीगेशन है ना, कई जगह प्रत्यायोजन भी लिखा रहेगा, तो उसको याद रखना तीनों शब्द हिंदी के लिए, प्रत्यायोजन, भारार्पण या अंतरण, तो वो सदैव नीचे की ओर होता है ना। अगला प्रश्न, अंगुलीलता संप्रेषण को अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं, अंगुलीलता संप्रेषण को अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं या मौखिक संप्रेषण भी कहते हैं। फिर औपचारिक संप्रेषण जो होता है उसमें अधिकार और कार्य निश्चित होते हैं, है ना, अधिकार और कर्तव्य निश्चित होते हैं। अनौपचारिक संप्रेषण मौखिक होता है, विकेंद्रीकृत अधिकार और अंतरण का विकसित रूप बिल्कुल है। अगला आपका जो प्रश्न है नियुक्तिकरण से संबंधित है, तो नियुक्तिकरण का संबंध है राजनीतिक घटक से नहीं है, आर्थिक घटक से नहीं है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो मानवीकरण से हो जाएगा या मानवीय घटक से है। अगला प्रश्न है मानवीय संसाधन अंग है, तो मानवीय संसाधन जो है सामान्य प्रबंध का अंग है, जितने भी शाखाएं हैं वो सारी सामान्य प्रबंध की शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है भर्ती प्रक्रिया में खोज की जाती है, तो भर्ती प्रक्रिया में भविष्य के कर्मचारियों की खोज की जाती है, अब जो आगे आने वाला काम करेंगे लोग उनकी खोज की जाती है ना। अगला प्रश्न प्रशिक्षण में बल दिया जाता है, पहले आ चुका है प्रश्न, व्यवहारिक ज्ञान पर, प्रैक्टिकल नॉलेज पर। कार्य पर प्रशिक्षण की दशा में प्रशिक्षण दिया जाता है, तो कार्य पर प्रशिक्षण यानी कि जहां काम कर रहा है वहीं कौन प्रशिक्षण देगा, या तो पर्यवेक्षक देगा या फिर कोई सीनियर मोस्ट कर्मचारी होगा वो देगा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चयन का श्रेष्ठतम विकल्प आधारित होता है, तो चयन का श्रेष्ठतम विकल्प जो आधारित होता है आपका वो मुख्य परीक्षा पर आधारित होता है। अगला प्रश्न पदोन्नति भर्ती का स्रोत है, तो पदोन्नति भर्ती का आंतरिक स्रोत है, आंतरिक स्रोत का अर्थ है संस्था या संगठन के अंदर से ही व्यक्तियों की भर्ती कर लेना, ठीक है। तो अब उसमें ट्रांसफर भी आ गया, स्थानांतरण आ गया, पदोन्नति भी आ गया, पदोन्नति भी आ गया, तो याद रखना है इसको। अगला प्रश्न आपका नियुक्तिकरण का तत्व है, तो नियुक्तिकरण के तत्व भर्ती है, चयन भी है, प्रशिक्षण भी है, तो करीब तीन हो जाएंगे। अगला प्रश्न भर्ती प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो भर्ती प्रक्रिया का प्रथम चरण है रिक्त पदों का पता लगाना, कितने पद खाली है उसके ऊपर भर्ती की जाएगी, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न भर्ती का आंतरिक स्रोत है, तो स्थानांतरण अभी आ गया है कि मैंने बता दिया था, स्थानांतरण भी है यानी कि ट्रांसफर एक विभाग से दूसरे विभाग में। तो भर्ती का आंतरिक स्रोत है स्थानांतरण, पदोन्नति, पदोन्नति या उपयुक्त सभी, तो ये इसका सभी। पदोन्नति का होता है डिमोशन करना, यानी कि अच्छा कार्य नहीं करता है व्यक्ति तो उसको नीचे के पद पर भेज दिया जाता है, पदोन्नति में ऊपर की ओर भेज दिया जाता है, स्थानांतरण में एक जगह से दूसरी जगह। अगला प्रश्न है पूर्व कर्मचारी भर्ती का स्रोत है, तो पूर्व कर्मचारी भर्ती का बाह्य स्रोत है, ये थोड़ा सा इसमें याद रखना, बाह्य स्रोत है। अगला प्रश्न भर्ती के बाह्य स्रोत में शामिल है विज्ञापन भी शामिल है, रोजगार कार्यालय भी शामिल है, मतलब भर्ती के बाह्य स्रोत से आशय है कि हमें संस्था संगठन में कर्मचारी की आवश्यकता है और हम बाहर से लोगों को भर्ती कर रहे हैं, ठीक है, तो विज्ञापन के माध्यम से भी करते हैं, रोजगार कार्यालय के माध्यम से भी करते हैं, महाविद्यालय विद्यालय के माध्यम से भी करते हैं, प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से भी करते हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें याद रखना है आपको। ये अगला प्रश्न आ गया इसमें विद्यालय महाविद्यालय प्रशिक्षण संस्थान से भर्ती का स्रोत है, तो ये है बाह्य स्रोत है। अगला प्रश्न चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो चयन की प्रक्रिया भर्ती के बाद प्रारंभ होती है, चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो लिखित परीक्षा होती है सबसे पहले चयन के लिए। अगला प्रश्न प्रशिक्षण की मुख्य विधियां होती है, तो प्रशिक्षण की मुख्य विधियां कार्य पर प्रशिक्षण दिया जाता है, कार्य से बाहर वो भी दिया जाता है, और ए और बी दोनों, तो ये दोनों इसके ऑप्शन हो जाएंगे। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण ये पहले आ चुका है शुरुआती प्रश्नों में, तो मैं आपको बता दूं ये आया नहीं था एक्चुअली ऑप्शन में था, तो मैंने बताया था आपको। तो इसमें जो है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण में क्या होता है कि कार्य के जैसा वातावरण तैयार किया जाता है और उसके ऊपर प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, तो इसमें कार्यस्थल जैसा वातावरण तैयार कर प्रशिक्षण देना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी वाला, सी वाला। अगला प्रश्न अब रिक्त स्थान है पूर्व कर्मचारी को बुलाना भर्ती का, तो ये आपका जो हो जाएगा वो पहला जो है वो 22 हो जाएगा। अगला प्रश्न नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल है। चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। चयन भर्ती एक साध्य है, चयन भर्ती एक साधन है, चयन साध्य है, तो बिल्कुल है। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण नियुक्तिकरण है, तो बिल्कुल है। अब इसमें थोड़ा सा याद रखना कि 20वां जो प्रश्न है ये चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया, तो ये बिल्कुल नकारात्मक प्रक्रिया है, पर अगर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आ जाए तो वो भी आपको ऑप्शन में लगाना है, वो ऑप्शन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। अगला जो प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है, तो अभिप्रेरणा बिल्कुल है, संप्रेषण बिल्कुल है, हस्तांतरण इसका नहीं है। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा दिया गया, तो ये मास्लो महोदय थे, अब्राहम मास्लो, इन्होंने 5 नियम दिए थे, 5 सिद्धांत दिए थे व्यक्ति की आवश्यकताओं के, कि सबसे पहले वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करता है, फिर उसके बाद वो विरासत की चीजें लेता है, उसके बाद उसको पद की सुरक्षा चाहिए, ऐसे करके क्रम वाइज 5 इसमें वो है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो है मास्लो महोदय ने दिए थे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है, वित्तीय प्रोत्साहन जिसमें वित्त दिया जाए, पैसा दिया जाए, पैसे के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है, तो उसमें पदोन्नति है क्या, पदोन्नति बिल्कुल नहीं है उसमें, क्योंकि पदोन्नति के अंदर आपका वित्त बढ़ भी सकता है, वित्त दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, ये हो सकता है, तो रहत या प्रोत्साहन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। पद सुरक्षा भी नहीं है, कर्मचारी की भागीदारी भी नहीं है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, तो डिकोडिंग है,
माध्यम है, संदेश प्राप्त करता है तो संप्रेषण खुद एक प्रक्रिया है, तो इसका तत्व ये खुद नहीं है। अगला प्रश्न है, अंगुलीलता है तो ये बिल्कुल अनौपचारिक संप्रेषण है। पद भिन्नता किस प्रकार की संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है, तो ये आपकी संगठनिक बाधा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, नारायण मूर्ति द्वारा प्रोत्साहित प्रवर्तक सॉफ्टवेयर कंपनी, तो ये आपकी इन्फोसिस है। अगला प्रश्न, अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर पर है, तो ये इसमें थोड़ा ऑप्शन सही कर लीजिएगा, इसमें आत्मसंतुष्टि सही है। अगला जो प्रश्न आपका, संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो ये एनकोडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह संप्रेषण तंत्र जिसमें सभी अधीनस्थ जो पर्यवेक्षक के अंतर्गत हैं केवल पर्यवेक्षक के द्वारा संवाद करते हैं, तो इसमें पहिया या चक्र आपको दोनों देखने को मिलेंगे ऑप्शन, तो ये सही इसका उत्तर है। अगला जो प्रश्न है, अधीनस्थ के पद प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंध की कार्य ही निर्देशन है, यह कथन है, तो ये कथन है आपका कुंटज और ओडोनिल महोदय का। अगला प्रश्न है, निर्देशन का कार्य होता है, तो निर्देशन का कार्य जो होता है आपका उच्च प्रबंध का होता है। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न आपका, निर्देशन की स्वतंत्रतात्मक तकनीक या विधि में सत्ता होती है, तो सत्ता पूर्ण रूप से विकेंद्रीकृत होती है। अगला प्रश्न, निर्देशन द्वारा संभव होता है, तो निर्देशन द्वारा नियोजन और संगठन संबंध होता है, संगठन संभव होता है। अगला प्रश्न आपका, निर्देशन की तकनीक या विधियां है, तो इसकी मुख्यतः 4 विधियां हैं। अगला प्रश्न, अभिप्रेरण का लक्ष्य है मनोवैज्ञानिक धारणा, अनंत प्रक्रिया, कार्यक्षमता में वृद्धि, तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा यह सभी। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के स्रोत हैं, तो मौद्रिक भी होते हैं, अमौद्रिक भी होते हैं। इनके जो नाम है कई बार आपको वित्तीय, गैर वित्तीय, मौद्रिक, गैर मौद्रिक ऐसा भी देखने को मिलेगा, तो ये दोनों इसके स्रोत होते हैं, ए और बी दोनों, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपका, प्रोफेसर नाइल्स के अनुसार अभिप्रेरणा के मूल तत्व है, तो ये जो 4 तत्व हैं ये इन्होंने दिए थे, तो इसमें आपके 4 तत्व हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न आपका, अभिप्रेरण है तो शारीरिक धारणा है क्या? नहीं है। आर्थिक धारणा नहीं है, सामाजिक धारणा नहीं है, मनोवैज्ञानिक धारणा है। किसी को मोटिवेट करना, उसकी मानसिक स्थिति को बढ़ाना होता है ना, उसका हौसला बढ़ाना होता है, तो मनोवैज्ञानिक धारणा है। अगला प्रश्न, नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, ये खाली मान्यता है। अगला प्रश्न, सफल नेता का आवश्यक गुण है, धनवान होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए धनवान, तो ठीक है। भाषा पर अधिकार उसका बिल्कुल होना चाहिए, है ना। ऊंचा कद उसका नहीं होना चाहिए, है ना। छोटे कद वाला व्यक्ति इरादे ऊंचे होने चाहिए। तो इसमें आदर्श चरित्र में ये सारी चीजें शामिल हो जाएगी। भाषा पर अधिकार, आदर्श चरित्र होगा तो धन का भी सही उपयोग करेगा, तो इसका सही उत्तर आपका आदर्श चरित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेतृत्व से आशय है मार्गदर्शन करना, बिल्कुल है। संचालन करना, बिल्कुल है। स्वयं आगे होकर पहल करना, बिल्कुल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, नेतृत्व का कार्य होता है नियोजन व निर्देशन, अभिप्रेरणा प्रदान करना, अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त करना या प्रदान करना, तो ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न, नेता होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। निस्वार्थी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। योग्य और साहसी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो डिकोडिंग संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व है, माध्यम भी है जिसके माध्यम से हम भेजेंगे, मीडियम। संदेश प्राप्त करता बिल्कुल है, तो संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व खुद संप्रेषण नहीं है, क्योंकि ये खुद एक प्रक्रिया है, इसके सारे तत्व है। अगला जो प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रियाएं है कहना, समझना, सुनना, तो ये सभी इसमें शामिल है। अगला जो प्रश्न आपका, अंगुलीलता है, तो अंगुलीलता क्या है? आपका अनौपचारिक संप्रेषण है। अगला प्रश्न, पर्यवेक्षक स्तर का प्रबंध होता है, तो वो निम्न स्तर का होता है। अगला प्रश्न, पद भिन्नता किस प्रकार की संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है? पद भिन्नता आपकी संगठनिक बाधा के अंतर्गत आती है। ग्रेप वाइन यानी अंगुलीलता, फिर वही आ गया, या ऑब्लिक मौखिक संप्रेषण को कहा जाता है, तो अनौपचारिक कहा जाता है। अगला प्रश्न, टेढ़ा मेढ़ा संप्रेषण भी अगर कहीं लिखा है आपको, तो उसमें भी आपको यही करना है। निम्न में से कौन सा निर्णय हेतु एक परिमाणात्मक तकनीक नहीं है? तो इसमें मस्तिष्क झंझावात नहीं है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा कथन निर्णय समर्थन प्रणाली, DSS, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, के लिए लाभकारी नहीं है, सॉरी लाभकारी है। तो इसमें जो है आपका किसी निर्णय के समर्थन में नया प्रमाण सृजित करना, ये उसके लिए लाभकारी है। तो DSS का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, निर्णय समर्थन प्रणाली। अगला जो प्रश्न आपका, निर्णय प्रक्रिया है, तो निर्णय प्रक्रिया क्या है? एक प्रोसेस है, प्रविधि है। अगला प्रश्न है, प्रबंध के प्रमुख एवं सहायक कार्यों का आधार है, तो ये आपका नियोजन है। अगला प्रश्न है, निर्णयन में परिसीमन विवेकता की अवधारणा की देन है, तो किसने दी थी? जो आपकी साइमन महोदय ने दी थी। परिसीमन विवेकता जब भी शब्द आएगा तो आपको साइमन महोदय इसमें लगा देना बिना इसकी चाट के। अगला जो प्रश्न है, निर्णय का आशय है, निर्णय यानी डिसीजन का आशय है संगठन के लक्ष्यों का निर्धारण, संगठन की नीतियों का निर्धारण, तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सी उत्तर एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, जेड सिद्धांत विकसित किया गया था, तो ये आपका विलियम ओची द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, विभिन्न विभागों के में विभिन्न स्तर के लोगों के मध्य सूचना के प्रभाव को जिस रूप में जाना जाता है उसे कहते हैं, तो उसे विकर्णीय संप्रेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समीप्यता संप्रेषण का उदाहरण? समीप्यता का अर्थ होता है सबसे नजदीक संप्रेषण, तो वो शारीरिक संपर्क जब होगा तो इससे ज्यादा नजदीक और कुछ हो नहीं सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक कार्यालय का कार्य है? आधुनिक कार्यालय का कार्य होता है सूचना प्राप्त करना भी होता है, सूचना प्रदान करना भी होता है, जनसंपर्क करना भी होता है, तो यह सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रकार्यात्मक नेतृत्व का सिद्धांत दिया था,
तो ये प्रकार्यात्मक नेतृत्व का सिद्धांत जो आपका दिया था वो हॉकमैन महोदय और वाल्टन तथा मेगराथ महोदय इन तीनों ने साथ मिलकर दिया था। तो अगर सिंगल सिंगल नाम आ जाए तो वो भी आपको लगाना है, अगर तीनों साथ आए तो भी लगाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवाद में भौतिक बाधा नहीं है? तो शब्दावली की कमी भौतिक बाधा नहीं है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से एक कंपनी लक्षित ग्राहकों तक पहुंचने के लिए किस संप्रेषण मिक्स का प्रयोग करती है? तो विज्ञापन का करती है क्या? बिल्कुल करती है। विक्रय संवर्धन का करती है क्या? बिल्कुल करती है। समारोह और अनुभव का करती है क्या? बिल्कुल करती है। जनसंपर्क ये भी करती है। तो ये सारे ऑप्शन इसके सही है। प्रत्येक विपणन भी सही है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो यह सभी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, संप्रेषण का आदर्श सिद्धांत है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा उदार संप्रेषण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अंगुलीलता संप्रेषण का तात्पर्य कई बार आ चुका है, तो इसमें फिर से अपन अपने विवेक के आधार पर निर्णय ले लेंगे। इसमें प्रतिबंधित संप्रेषण नहीं है, विस्तृत फैलाव संप्रेषण नहीं, व्यक्तिगत संप्रेषण ज्यादा लोगों में शीघ्रता से संप्रेषण। तो इसका जो आप वो हो जाएगा, इसका उत्तर अंगुलीलता संप्रेषण का तात्पर्य है। थोड़ा में कंफ्यूजन था। अंगुलीलता संप्रेषण का तात्पर्य व्यक्तिगत संप्रेषण है। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली संचार का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो इसमें जो है आपका नम्रता का सिद्धांत नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण में बाधक नहीं है? स्नेह है क्या बाधक नहीं है? है ना, प्रत्यक्ष बोध बाधक हो सकता है, अविश्वास हो सकता है, शोरगुल हो सकता है, तो नहीं है तो स्नेह नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रबंधक एवं कर्मचारी के मध्य संदेश वाहन को कहते हैं समस्तरीय, संगठनेतर, अंतरस्तरीय या आड़े तिरछे? तो इसका जो हो जाएगा आपका अंतरस्तरीय। अगला प्रश्न, संप्रेषण के तत्व है, प्रेषक है, संदेश है, माध्यम है, एनकोडिंग डिकोडिंग, तो ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिप्रेरण की तकनीक में शामिल है, मौद्रिक बिल्कुल शामिल है, एमबीओ बिल्कुल शामिल है, कार्य आधारित तकनीक ये शामिल नहीं है ना, तो ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। अगला जो प्रश्न है, सॉरी थोड़ा इसमें और थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, इसमें जो है ये सभी कार्य आधारित तकनीक भी शामिल होती है। अगला प्रश्न है, वित्तीय अभिप्रेरणा में शामिल है, तो बोनस शामिल है, बोनस किसी भी रूप में दिया जा सकता है ना, बोनस के रूप में भी गिफ्ट हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, अनुलाभ में लाभ दिया जाता है, पद संवर्धन नहीं है ना, तो इसमें ए और बी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैर वित्तीय अभिप्रेरणा में शामिल नहीं है, गैर वित्तीय जिसमें पैसे प्रदान नहीं किए जाते हैं, तो उसमें पद संवर्धन शामिल है, पद सुरक्षा भी शामिल है, कर्मचारी की भागीदारी भी शामिल है, तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा आपका यह सभी हो जाएगा। आपको थोड़ा प्रश्न अपने हिसाब से पढ़ भी लेना है, कभी बोलने में हो सकता है शब्द आगे पीछे या नहीं का इस्तेमाल हो जाए तो याद रखना है। अगला है, मैस्लो ने अभिप्रेरणा के सिद्धांत दिए थे, तो ये 5 सिद्धांत दिए थे। अगला जो है, अब नियंत्रण का अंतिम कार्य आ गया है, यानी कि प्रबंधन का अंतिम कार्य आ गया है नियंत्रण, है ना। अब हम खत्म होने की ओर हैं, 300 प्लस प्रश्न आपके। तो पहला जो प्रश्न है इसमें, नियंत्रण का उद्देश्य है, तो नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? तो नियंत्रण का उद्देश्य है वास्तविक निष्पादन की जांच करना। अब नियंत्रण की थोड़ी परिभाषा मैं आपको वैसे बता देता हूँ। नियंत्रण का अर्थ ही होता है कि अनुमानित प्रमापों से वास्तविक प्रमापों की जांच करना है, वास्तविक निष्पादनों की जांच करना, कि हमने नियोजन में क्या तय किया था और वास्तव में वो हासिल हुआ या नहीं हुआ, इस बात की जांच करना, और वो हासिल क्यों नहीं हुआ तो उन कमियों को पता लगाकर दूर करना, तो यही नियंत्रण है। अगला प्रश्न, नियंत्रण प्रक्रिया है, तो ये एक सतत प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, नियोजन एवं नियंत्रण दोनों तो परस्पर संबंधित है। अगला प्रश्न, नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है प्रमाप निर्धारित करना। सबसे पहले हम प्रमाप निर्धारित करने की हमें लाभ कमाना कितना है, ठीक है, या कार्य कितना करना है, उत्पादन कितना करना है, कोई भी एक स्टैंडर्ड लेके हम उसको पहले निर्धारित कर लेते हैं कि हमें यहाँ इस लक्ष्य तक पहुंचना है। अगला प्रश्न है, निम्न का योजना संबंध नहीं है, तो अभिप्रेरणा का नहीं है। एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है संगठनात्मक लक्ष्यों के निष्पादन में, कर्मचारी की मनोदशा के संवर्धन में, मानकों की यथार्थता के निर्णय में, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला जो प्रश्न आपका, एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है, आगे देखना पीछे देखना, आगे साथ ही पीछे देखना, तो आगे साथ ही पीछे देखना, तो ये इसी ऑप्शन की मैं बोला था जो पहले आया था कि नियंत्रण कौन सा कार्य या नियंत्रण देखता है तो पीछे क्यों देखता है, तो पीछे देखना बिल्कुल शामिल है इसमें। पर जब ऑप्शन अगर ऐसा आ जाए कि आगे साथ ही पीछे देखना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है, तो ये कंपनी के प्रबंधन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है। अगला प्रश्न है, बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है, तो बजटीय नियंत्रण की तैयारी आवश्यक है बजट की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुधारात्मक कार्यवाही में उपयुक्त नहीं है, तो इसमें जो विनियोग केंद्र बिल्कुल है, अकाउंटिंग केंद्र नहीं है। अगला प्रश्न है, नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, तो ये सुधारात्मक कार्य है, हस्तक्षेप है, प्रत्यायोजन है, या फिर ये सभी है, तो ये आपका सुधारात्मक कार्य है। अगला प्रश्न है, नियंत्रण किस में सहायता करता है, तो नियंत्रण जो है आपका वास्तविक प्रगति की निर्धारित प्रगति से तुलना करने में, ठीक है, तो बिल्कुल इसमें ए वाला ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपका, उत्पाद की वह सीमा जिस पर न लाभ हो न हानि हो, तो वो समविच्छेद बिंदु है, साम्य बिंदु नहीं है, समविच्छेद बिंदु है ना, दोनों एक दूसरे को काट लेंगे, ये यहाँ न लाभ न हानि, तो ये समविच्छेद बिंदु कहलाएगा आपका। अगला जो प्रश्न आपका, नियंत्रण संबंधित है परिणाम से, कार्य से, प्रयास से, तो ये सभी से संबंधित है। अगला प्रश्न, नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है प्रमाप निर्धारित करना, नियंत्रण प्रक्रिया है सतत प्रक्रिया है। अगला प्रश्न,
नियंत्रण लागू होता है केवल श्रमिकों पर लागू होता है? तो बिल्कुल होता है। पर्यवेक्षकों पर इन पे भी होता है, विभागीय प्रबंधकों पर इन पे भी होता है, उच्च अधिकारियों पर इन पे भी होता है। तो ये सभी पे लागू होता है नियंत्रण जो आपका। अगला जो आपका प्रश्न है, सरकारी नियंत्रण और प्रतिबंध में कमी रहती है तो ये उदारीकरण के अंदर रहती है। एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है संगठन के लक्ष्यों के निष्पादन में, कर्मचारी की मनोदशा के संवर्धन में, मानकों की यथार्थता के निर्णय में, या उपयुक्त सभी में। तो ये आपका जो है इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, पर्ट तथा सीपीएम का प्रयोग होता है तो ये नियंत्रण की तकनीकियां हैं, ये नियंत्रण की विधियां है, टेक्निक्स है ना। तो पर्ट का पूरा रूप जो आपको बताना है इसमें से, तो इसमें याद रखना है आपको प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक याद रख लेना है। प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक होता है इसका। ऑप्शन आपको कई देखने में मिलेंगे, तो ई से इवेल्युएशन, आर से रिव्यू, टेक्निक। अगला प्रश्न है सीपीएम। सीपीएम ये भी नियंत्रण की एक तकनीक है, तो इसका होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। अगला प्रश्न है, नियंत्रण लागू होता है संगठन पर, हस्तक्षेप पर, नियोजन पर, समन्वय पर। तो नियंत्रण जो लागू होता है आपका नियोजन पर होता है कि नियोजन हमने क्या तय किया था वो हासिल नहीं हुआ तो उस पर नियंत्रण लागू होता है। अगला प्रश्न, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है। तो प्रबंधकीय नियंत्रण जो है आपका किसके द्वारा किया जाता है आपको ये बताना है। तो इसमें निम्न प्रबंधकों द्वारा भी किया जाता है, मध्य स्तर के प्रबंधकों द्वारा भी किया जाता है, उच्च स्तर के प्रबंधकों द्वारा भी किया जाता है। तो ये सबके द्वारा किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, प्रबंध का सार है या फिर ये रिक्त स्थान में आ जाए कैसे भी, तो प्रबंध का सार समन्वय है या फिर समन्वय प्रबंध का सार है। और ये समन्वय प्रबंध का सार ये कथन किसने दिया था? ये आपका दिया था मुने और रिले महोदय ने। अगला प्रश्न वित्तीय प्रबंध से संबंधित प्रश्न आ गए आपके। तो वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है प्रतिधारित उपार्जन, है ना, अर्निंग पर शेयर। अगला प्रश्न है, पुराने संयंत्र को उन्नतशील बनाने के लिए, पुराना संयंत्र यानी कि टूटा फूटा प्लांट पड़ा था, है ना, सीमेंट उद्योग या किसी प्रकार का उद्योग था वो हमने बंद कर दिया था किसी कारणवश, है ना। तो पुराने संयंत्र को उन्नतिशील बनाने के लिए एक नया तथा आधुनिक संयंत्र के अधिग्रहण का निर्णय है। तो ये वित्तीय निर्णय है क्या, कार्यशील पूंजी निर्णय है क्या, या निवेश निर्णय है, या लाभांश निर्णय है? तो ये आपका जो है निवेश निर्णय कहलाएगा आपका। अगला जो प्रश्न है निवेश, ये बता देता हूं मैं, वित्तीय निर्णय या वित्तीय क्रिया से आशय ये है कि लाभांश अंश ऋण पत्र ये सब जारी करना। कार्यशील का अर्थ होता है कार्य चलाने के लिए, संचालन के लिए, और निवेश का अर्थ होता है इन्वेस्टमेंट करना दीर्घकालीन संपत्तियों के लिए। तो अगला जो प्रश्न है आपका, यदि अन्य बातें समान रही तो कर की दर में निगमित लाभ पर वृद्धि होगी, अपेक्षाकृत ऋण सस्ते होंगे, ऋण अपेक्षाकृत कम सस्ते होंगे, या ऋणों की लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर आपका जो है हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसका है ऋण अपेक्षाकृत सस्ते होंगे। पितृ सुलभ उच्च विकसित कंपनियां क्या पसंद करती है? कम लाभांश देना पसंद करती है। अगला प्रश्न, वित्तीय उत्तोलन अनुकूल कहलाता है। तो वित्तीय उत्तोलन अनुकूल कब कहलाता है? जब निवेश पर आय जो है ऋणों की लागत से ऊंची हो, निवेश पर आय जो है ऋणों की लागत से ऊंची हो, तब वित्तीय उत्तोलन अनुकूल कहलाता है। अगला प्रश्न, ऊंचा ऋण क्षमता अनुपात परिणाम में होता है तो किसमें होता है आपका? ये होता है उच्च स्तरीय वित्तीय जोखिम में होता है। अगला प्रश्न, चालू संपत्ति वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित की जा सकती है। तो ये आपका 1 साल में होता है ना। इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे 12 माह, 1 लेखा अवधि, 1 लेखांकन वर्ष, 1 लेखा वर्ष, या 1 वित्तीय वर्ष। तो आपको इन सब में से अपने विवेक के आधार पर लेना है निर्णय। अगला जो प्रश्न आपका है, वित्तीय नियोजन में घटित होता है। तो वित्तीय नियोजन में आपका जो घटित होता है वो आपको बता देता हूं, इस बात का आश्वासन की फर्म के पास न तो कोषों की कमी है और न ही कोषों की भरमार है। ठीक है, प्रति अंश उच्चतम लाभांश संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है ऊंची आय, ऊंचा रोकड़ प्रवाह, स्थिर आय तथा निम्न विकास अवसर। अगला प्रश्न है, स्थायी संपत्तियों की वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए। तो स्थायी संपत्तियों की वित्तीय व्यवस्था दीर्घकालीन दायित्व से होनी चाहिए, ये याद रखना। स्थायी मतलब दीर्घकालीन से होना चाहिए। अगला प्रश्न, एक व्यवसाय की चालू संपत्ति, तो ये दोनों का मिश्रण हो सकता है, दीर्घकालीन और अल्पकालीन दायित्व का मिश्रण। तो इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वित्तीय प्रबंध एक भाग है तो ये सामान्य प्रबंध का भाग है। जितने भी प्रबंध है छोटे छोटे वो सब सामान्य प्रबंध के हिस्से हैं। वित्तीय प्रबंध वस्तुतः, तो 14 प्रश्न का सामान्य प्रबंध का ही भाग है, सामान्य प्रबंध की शाखा है। अगला प्रश्न है, वित्तीय नियोजन, वित्तीय जो नियोजन है रोजपूर्ण होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए, परिवर्तनीय होना चाहिए, न कि कठोर। अगला प्रश्न है, कार्यशील पूंजी, तो कार्यशील पूंजी अभी बता ही दिया है। कार्यशील संपत्तियां, कार्यशील पूंजी 12 माह, अल्प अवधि, 1 वर्ष, है ना, का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न आपका, अर्जित आय के प्रबंध का संबंध है। तो अर्जित आय यानी वित्तीय प्रबंध, अर्जन करना, क्या करना, वित्त। अगला प्रश्न, स्वामित्व कोष में सम्मिलित है। तो स्वामित्व कोष में जो आपका सम्मिलित है अंश, है ना, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश दोनों शामिल है। अगला प्रश्न, वित्त कितने प्रकार का होता है? तो वित्त 2 प्रकार का होता है। अगला जो प्रश्न, वित्तीय नियोजन में सम्मिलित है पूंजीकरण, पूंजी संरचना, पूंजी का प्रबंध, तो ये सभी सम्मिलित है। वित्तीय दीर्घकालीन कोष में शामिल नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, वित्तीय दीर्घकालीन कोष, तो समता अंश जारी करते हैं लंबे समय तक के लिए करते हैं, ऐसा है ना। लाभांश, ये लाभांश हर महीने, हर माह, हर हफ्ते, हर 15 दिन, साल भर कभी भी देना पड़ सकता है ना। तो ये साल भर के, वर्ष भर के अंदर अंदर कभी भी इसका निपटारा करना पड़ता है, इसलिए ये दीर्घकालीन कोष में शामिल नहीं है। स्थायी पूंजी में शामिल नहीं है। स्थायी पूंजी में मशीन शामिल है, भवन शामिल है, भूमि शामिल है, देनदार शामिल नहीं है। पूंजी व्यवसाय का, तो पूंजी जो है व्यवसाय का 23वां जो आपका है पूंजी व्यवसाय का ब्लड है, जीवन रक्त है,
है ना। व्यवसाय में पूंजी नहीं मिली, व्यवसाय जिंदा रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। पूंजी व्यवसाय का जीवन रखते हैं। अगला प्रश्न, कार्यशील पूंजी में शामिल है, तो कार्यशील पूंजी में देनदार भी शामिल है, रोकड़ भी शामिल है, प्राप्य उपलब्ध भी शामिल है, तो ये सभी शामिल हो जाएगा। अगला प्रश्न, अति पूंजीकरण। अति पूंजीकरण का अर्थ है जब कंपनी की अर्जन क्षमता कम हो और उसमें आवश्यकता से अधिक पूंजी लगा दी गई हो, या फिर आवश्यकता से अधिक शेयर जारी कर दिए गए हो। तो आवश्यकता से अधिक शेयर जारी करेंगे तो क्या होगा? पूंजी भी अधिक आएगी। पूंजी अधिक आएगी तो अपने को तो जरूरत तो कम की है, पर शेयर ज्यादा, हमने पूंजी अधिक ले ली तो क्या होगा? हमें उन लोगों को भी लाभांश देना पड़ेगा जिनकी पूंजी हमारे उपयोग में नहीं आ रही है। अगला प्रश्न है अल्प पूंजीकरण। तो अल्प पूंजीकरण ठीक इसका विपरीत है, जब पूंजी की अर्जन क्षमता अधिक हो या पूंजी की आवश्यकता अधिक हो और हमारे पास पूंजी कम हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न 12वीं पूरे व्यवसाय अध्ययन एनसीईआरटी से हमने लिए हैं, तो मैं उम्मीद कर सकूंगा कि आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।